और गोंडवाना आंदोलन के दादा हीरा सिंह मरकाम के साथी और इस समाज को गोंडवाना इतिहास का विस्तृत जानकारी देने वाले हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप मंच पर माइक पर आए। आप हैं तिरुमाल बीएल कोराम जी, इतिहास गोंडवाना इतिहास के विद्वान। आइए और अपने विचारों से इस सगा समाज को अवगत कराइए। जोरदार तालियों के साथ दादाजी का स्वागत करें। हमारे भी दादाजी विचार दें, इसके पहले मंचासेन हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता इस समाज कराएं, अपना अमूल्य उद्बोधन इस सगा समाज को दें। आज 14 जनवरी है, मकर संक्रांति है। सूर्य जो है मकर रेखा को छोड़ करके कर्क रेखा की ओर बढ़ रही है। आमुर कोट के इस प्रांगण में गोंडवाना समाज का यह विशाल जनमानस गोंडवाना साहित्य, संस्कृति, धर्म आदि विचारों पर उपस्थित हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले आमुरकोट सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं नवयुवक दल जीएसयू के हमारे नवयुवक कार्यकर्ता, स्थानीय हमारे पदाधिकारीगण, आज के इस बहुमूल्य कार्यक्रम में मंच पर आसीन आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री श्याम सिंह मरकाम जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित ज्यादा नहीं हो रहा अभी आदरणीय तुलेश्वर मरकाम जी, विधायक पालिताना खार। इस कार्यक्रम को जमीनी रूप देने में आदरणीय श्री जनकराम ध्रुव जी, हमारे बीच उपस्थित हुकुम सिंह कुसरे जी, हमारे बीच उपस्थित आदरणीय श्री राज जी तथा विभिन्न प्रांतों से आए हुए पदाधिकारीगण तथा विद्वानजन, मेरी मातृशक्तियां एवं गोंडवाना का जो इतिहास है उसको जानने समझने के लिए सबसे पहले मैं अपनी बात ही जो कहना चाह रहा हूं वो इस आधार पर कहना चाहूंगा कि अभी हम 2024 में कर्नाटक में साहित्य सम्मेलन में उपस्थित हुए थे। भटकल नामक स्थान है, अजीब सा नाम है। वैसे भटकल का अर्थ तो होता है शराब की भट्टी, ऐसा नाम हो गोंडी शब्द के अनुसार। उस स्थान से दूर कहीं 20-22 किलोमीटर दूर अमूमन 2000 से ऊपर
गौड़ समाज के लोग रहते हैं और वो उस गांव के लोग हिंदी नहीं समझते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो हिंदी समझते हैं। इस रूपरेखा को बताने का मेरा आशय ये है कि कर्नाटक राज्य में 2008 में मैलार मंदिर करके स्थान है, वहां पर साहित्य सम्मेलन, एक प्रथम साहित्य सम्मेलन कर्नाटक में 2008 में हो चुका है। उस 2008 में का जो साहित्य सम्मेलन कर्नाटक के मैलार मंदिर में हुआ था, बहुत बड़ा मंदिर है, वो पत्थरों का बना हुआ है। उस पत्थर के मंदिर के बीच में बैठने का सभागृह है और सभागृह के भीतर वहाँ पर एक मूर्ति स्थापित है, जिसको हम गोंडी में चुटुर ओसरियाल कहते हैं, जिसको यानी छोटा भैरव ऐसा कह सकते हैं। उसकी पूजा करते हैं। उस सम्मेलन में को मैं इसलिए दोहराना चाहता हूं कि वहां बेंगलोर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर प्रोफेसर केकरी नारायण राव वो आए हुए थे। बेंगलोर यूनिवर्सिटी के भाषा विज्ञान के प्रोफेसर केकरी नारायण राव आए थे। वो हिंदी बोलना नहीं जानते थे, या तो कन्नड़ बोलना जानते थे या अंग्रेजी बोलना जानते थे। मैलार मंदिर में उनका स्पीच, अभी हम जिस समय बैठे हैं लगभग इसी समय उनको बोलने का अवसर दिया गया था। ये सन 2008 की बात है। मैं उस सम्मेलन में गया था। आदरणीय सुनील सिंह ताराम भी थे, कोमल सिंह मरई थे, उज्जैन सिंह भट्टी थे, आपके कंगाली दादा भी थे। प्रोफेसर केकरी नारायण राव धारा प्रवाह 45 मिनट तक उन्होंने गोंडवाना की जो मजबूती है उसके संबंध में धारा प्रवाह उन्होंने प्रवचन दिया था। 45 मिनट तक अंग्रेजी में बोला था। मैं समझता हूं आज तक मैंने ऐसी अंग्रेजी में भाषण देने वाला व्यक्ति नहीं सुना है। हिंदी में भाषण देने वालों में से कल्याण भैया का स्थानी मानता हूं, कल्याण सिंह वरकड़े, जिन्होंने 1985 में बिलासपुर के सभा में जो स्पीच दी थी वो यादगार स्पीच थी। कल्याण सिंह वरकड़े को 3 बजे रात को बिलासपुर के सभागार तक पूरा भरा हुआ था। 3 बजे रात को उनको मौका दिया गया था और उन्होंने स्पीच जब शुरू की तो मैं समझता हूं कि अधिकांश लोग सो रहे थे। वो पहला हमारा आदिवासी समाज का पहला मीटिंग था जिसमें 2 मुख्यमंत्री आए थे, मोतीलाल बोरा आए थे और एक चौधरी करके राजस्थान के आए थे। ये पहला मीटिंग वहाँ बिलासपुर में हुआ था। दादा मरकाम उस समय ऊर्जावान थे और मैं समझता हूँ वो पालीताना खार से पैदल चल करके उस मीटिंग में शामिल हुए थे। बहुत बड़ी बात है। पूरे दल बल सहित आए थे। उस मीटिंग में कल्याण सिंह वरकड़े ने 3 बजे रात को स्पीच दी थी। आप विश्वास मानिए, ऐसा पिन ड्रॉप साइलेंस, ऐसा स्पीच मैंने अपने जीवन काल में कभी नहीं सुना। दूसरे दिन मैं सेल टैक्स ऑफिस में काम करता था, सेल टैक्स ऑफिसर था बिलासपुर में। मेरे मित्र लकड़ा साहब जो है वो बिलासपुर से करीब 4 किलोमीटर दूर रहते थे। वो आकर के मुझको बोले, अरे कोराम जी
आपके सम्मेलन में 3 बजे रात को कौन भाषण दे रहा था भाई? पूरा बिलासपुर पिन ड्रॉप साइलेंस। अगर पिन भी गिरा देंगे तो पिन की आवाज आएगी। इस तरह का उनकी स्पीच थी, उसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। उसके पहले वरकड़े जी ने जो उनकी पहली स्पीच भद्रावती में हुई थी, प्रथम साहित्य सम्मेलन भद्रावती महाराष्ट्र नागपुर में हुई थी, और उनको विषय दिया गया था क्या गोंडवाना संस्कृति विश्व संस्कृति की जननी है, ये विषय दिया गया था। और वहां भद्रावती में उन्होंने ऐतिहासिक भाषण दिया था। अनेकों प्रदेश से आए हुए विद्वानों को बीच कल्याण सिंह वरकड़े को वहां प्रथम पुरस्कार मिला था। इसी वर्ष की गोंडवाना संस्कृति विश्व संस्कृति की जननी है। ठीक इसी तरह का भाषण, इसी तरह का ऊर्जावान भाषण प्रोफेसर केकरी नारायण राव ने मैलार मंदिर में 2008 में धारा प्रवाह अंग्रेजी में 45 मिनट तक किया। उस धारा अंग्रेजी का जो सार है मैं वो आपको बताना चाहता हूं। उस धारा प्रवाह अंग्रेजी का सार ये है, गोंडवाना गोंडी धर्म। गोंडवाना गोंडी धर्म के केवल 4 खंभे हैं, भाषा, धर्म, संस्कृति और इतिहास। भाषा किस तरह लुढ़कते जा रही है आप देख रहे हैं, संस्कृति क्या है और साहित्य है। केवल इतिहास, उन्होंने वो लैंग्विस्टिक साइंस के प्रोफेसर थे बेंगलोर यूनिवर्सिटी के, और उन्होंने जोर दे करके कहा था गोंडवाना गोंडी धर्म और गोंड केवल एक बात पर इस सारे विश्व में विद्यमान है, वो उनका इतिहास है, गोंडवाना का इतिहास। और उस गोंडवाना के इतिहास में ये किताबें नहीं, ये कविताएं नहीं, ये गाना नहीं, ये रेला पाटा नहीं, गोंडवाना का जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जो पुरातात्विक साक्ष्य है, वो इतनी गहराई में गड़ा हुआ है कि गोंडवाना आज केवल एक पैर में खड़ा है, बाकी 3 पहिए के लिए उन्होंने कहा था सब रेत की घड़ी की तरह बह रहे हैं। कितनी जबरदस्त बात कही। और उन्होंने कहा था कि हमारा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इतना मजबूत है कि उस आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक साक्ष्य के कारण आज गोंडवाना जीवित है, आमूर कोट में आज बैठा हुआ, बैठ करके बातें। उस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में उन्होंने अनेक बातें बताई। एक बात उन्होंने जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में एक बात कही थी, वो कि हाथी के ऊपर शेर की सवारी जितने भी गोंडवाना के गढ़, किले, इमारत, महल, बावली और तमाम महलें हैं, उनके कंगूरों के एक किनारे पर गोंडवाना का राज चिन्ह अंकित मिलेगा। केवल इसलिए कि गोंडवाना का राज चिन्ह जहां लग गया, वह संपत्ति राजा की हो गई। उस संपत्ति को नष्ट करने वाला राजद्रोह का पापी हो कहलाएगा, और उसको राजद्रोह के कारण हो सकता है देश निकाला भी हो जाए। इतनी बड़ी सजा की व्यवस्था उस काल में थी कि हमारा हाथी के ऊपर शेर की सवारी सोडुम मेंढी, जिसको कहते गोंडी में सोडुम मेंढी, इतनी बड़ी बात उन्होंने कही थी। लेकिन अभी 5 जनवरी 2025 को
रायपुर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र दैनिक भास्कर पे माइथोलॉजिस्ट देवदत्त पटनायक ने आपके इस गोंडवाना का जो राज चिन्ह है उसको चैलेंज कर दिया। ये बहुत बड़ी बात गोंडवाना समाज के लिए है। आपके इस पुरातात्विक साक्ष्य को नष्ट करने का, इसको धराशायी करने का एक गंभीर चाल, एक मनगढ़ंत चाल उस अखबार में 5 तारीख को रविवार था, रविवारी अंक में आया है। मैंने जितने प्रदेश से जो लोग आए हैं उनको आगाह किया है कि इनको आप तत्काल इस पर खंडन कीजिए और खंडन करके आगे की कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने सर्वप्रथम 9 जनवरी 2025 को इस समस्या के निदान के लिए राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ट्राइबल कमिश्नर के समक्ष हम लोगों ने अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर दिया और अभ्यावेदन के प्रथम पृष्ठ में हमने लगाया है कि यह गोंडवाना का राज चिन्ह है, इसको आप इस तरह इसका अपमान नहीं कर सकते। इस राज चिन्ह की सुरक्षा करना गोंडवाना की जिम्मेदारी है और उसके बदले में हमने क्या 1916 की किताब स्टोरी ऑफ गोंडवाना राइटर आयरे चैटरटन डीडी की किताब की फोटोकॉपी का पहले पेज की फोटोकॉपी उसके साथ लगाई हुई है कि पहले पेज की फोटोकॉपी में डीडी चैटरटन ने 1916 में लिख दिया था कि यह गोंडवाना राजाओं का राज मुकुट है। उसकी फोटोकॉपी उसमें लगाकर हमने अनुसूचित जनजाति आयोग रायपुर में हमने अपना तरफ से एक वाद प्रस्तुत कर दिया है। इस संबंध में हमको अधिवक्ता रखना पड़ेगा। मेरे दामाद जो है बहुत अच्छे अधिवक्ता है और रिटायर्ड एडीजे हैं। उन्होंने कहा कि बाबू बोले इस सब्जेक्ट पर केवल मैं ही इसमें बहस कर सकता हूँ, इसमें मेरे को इसमें यानी अधिवक्ता नियुक्त करना। हमने कहा सहर साहब को अधिवक्ता नियुक्त करेंगे। आर.एन. ध्रुव जिन्होंने पहला कॉपी उन्होंने दाखिल कर दिया है रायपुर में। दूसरी कॉपी महाराष्ट्र से रमेश नाम ने उसमें दाखिल कर दी है और कमोबेश सभी प्रदेश वासियों से जो गोंड समाज के जो लोग आए हैं वो अपना अभिमत या अपना मतलब एक उसके भी खंडन में एक पत्र अनुसूचित जनजाति आयोग रायपुर में आप भेजने का प्रयास करें। उससे हमारा पक्ष मजबूत होगा और उस पक्ष को रखने के बाद हम उसको तारीख ले रहे हैं। संभवतः हमको इस जनवरी की 29, 30 या 31 किसी एक तारीख में तारीख मिलने वाली है। उस तारीख के बाद हम जा कर के वहाँ हम अपने साक्ष्य को और मजबूत करने के लिए पत्रिकाओं से और भी क्या कहते हैं और लेखों से और बहुत सी बातों को कलेक्ट कर करके उसमें हम डालना चाहते हैं ताकि हमारा पक्ष मजबूत होगी और हम गर्व से कह सकते हैं कि हर हाथी के ऊपर शेर की सवारी यह गोंडवाना का राज चिन्ह है, जो कि सर्वप्रथम दादा मरकाम ने राजा कर्ण सिंह के द्वारा बनाए हुए इस देवालय के ऊपर में लगा हुआ था। उन्होंने इशारा करके बताया था कि ये देखिए गोंडवाना का राज चिन्ह इस देवालय पर लगा हुआ है। यही बताया था आपको पहले ही भाषण में वो इंद्रपाल जी ने थोड़ा सा डिस्कस कर दिया। तो ये तो रहा कि आपके जो ये पुरातात्विक साक्ष्य है उसको चैलेंज करने की बात आ रही। आप इस धोखे में मत रहिए कि गोंडवाना आगे हो गया, मजबूत हो गया और डे बाय डे हम वो आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा पक्ष जो है वो आपके सारे दस्तावेजों की
छानबीन करता है, स्क्रीनिंग करता है, और स्क्रीनिंग करने के बाद जो उनको लगता है कि इसके ऊपर वो कुछ प्रतिवाद या दावा कर सकते हैं, वो उस तरह के लेख उनके आते हैं, और आने के बाद उसका हमको जवाब भी देना होता है। उस जवाब से अभी तक तो हम लोग बराबर ऊपर की स्थिति में बने हुए हैं, और आगे देखिए क्या होता है। वो रायपुर के कोर्ट में होगा केस, उसके बाद आगे बढ़ेगा। तो प्रोफेसर केकरी नारायण राव की वो जो बात कि गोंडवाना गोंडी धर्म और गोंडवाना और गोंडी धर्म और गोंडी, इसकी जो रस, जिसकी जड़ जो है पाताल तक गई है, उस पाताल तक जाने के कारण इसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अत्यंत मजबूत और प्रगाढ़ है। इस दिशा में डॉक्टर मोतीराम कंगाली ने एक कदम और आगे आए हुए एक कदम आगे आकर के उन्होंने डिसिफरमेंट ऑफ इंडस स्क्रिप्ट इनटू गोंडी लैंग्वेज, उन्होंने एक किताब लिखी कि सिंधु घाटी की सभ्यता को गोंडी शब्दकोश से समझा जा सकता है और पढ़ा जा सकता है। इस तरह की उन्होंने किताब लिख दी है। और उनके जो सहयोगी डॉक्टर फेयर सर्विस महोदय थे, उन्होंने अपने अंतिम प्रतिवेदन में ये लिख दिया था कि सिंधु घाटी की सभ्यता के सील और सिक्कों को पढ़ने के लिए उस आदमी को प्री द्रविडियन पीरियड लैंग्वेज की जानकारी होना बहुत जरूरी है। प्री द्रविडियन पीरियड का मतलब वो है कि जो द्रविड़ लोग जो आज भाषा बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, कर्नाटक में कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ये द्रविड़ पीरियड की भाषा है। लेकिन फेयर सर्विस महोदय ने क्या कहा, द्रविड़ पीरियड के जो बोली जा रही जो भाषा, उससे प्री द्रविडियन, उससे आगे की बात को बोलने वाले जो लोग हैं, वो भाषा का जो जानकार होगा वही इस सिंधु घाटी की सभ्यता के सील सिक्कों को आसानी से पढ़ सकता है। और इसका लाभ डॉक्टर मोतीराम कंगाली को हुआ। वो भाषाविद थे, गोंडी की अच्छी जानकार थे, और उन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता का गोंडी में उद्वादन करने के बाद क्या हुआ, गोंडवाना और गोंडी को 8000 साल ऊपर ले गया। गोंडी और गोंडवाना को 8000 साल पूछे लगे, ऊपर ले गया। जबकि दूसरे धर्म का अभी संवत 2025 चल रहा है, कोई कुछ चल रहा है, कोई कुछ चल रहा है, 8000 साल ऊपर ले गया। इस तरह मोतीराम कंगाली ने एक हमारे लिए एक नया आयाम गढ़ दिया है कि हम गर्व से कह सकते हैं कि गोंडी संस्कृति विश्व संस्कृति की जननी है। इसी भाषा के रूप में यह संयोग की बात है कि जिस प्रवचन में, जिस भाषा में भैया कल्याण सिंह वरकड़े भद्रावती में जो भाषण दिया था, उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया था। किसका उल्लेख नहीं किया था? मोतीराम कंगाली का। ये मोतीराम कंगाली का लेख बाद में, भद्रावती का सम्मेलन पहले हो गया था। लेकिन वरकड़े दादा ने चंद्रमा के ऊपर से लिया था, चंद्रमा की तिथियों के ऊपर। उस समय बिल्कुल मैं जवान था, टेप रिकॉर्ड वगैरह खूब बजाता था, तब मैं खुद टेप किया था, मेरे खुद ही समझ नहीं आता था वो क्या बोल रहे क्या बोल रहे। बहुत सी बातों को टेप किया था, वो टेप कहाँ चला गया तो समझ नहीं आता। वहां वरकड़े जी ने जबरदस्त भाषण दिया। तो इस तरह गोंडवाना और गोंडी धर्म को मोतीराम कंगाली ने एक कदम आगे ले लिया। लेकिन समाज जो पीछे छूट रहा था, उसमें दादा हीरा सिंह मरकाम ने जबरदस्त काम किया। जो समाज पीछे छूट रहा था उनको उन्होंने सकेगा, उनको एकत्रित किया। एक मुट्ठी चावल से महाकल्याण,
ये बातें उन्होंने कही, कितनी बड़ी बात थी, जो इंडिया टुडे में उसका इतनी बड़ी मतलब उसका यानी कितना जबरदस्त सत्यापन हुआ था कि एक मुट्ठी चावल से महाकल्याण। उनका गांव का नाम ही क्या है? आपका गांव का नाम क्या है? तीवर्ता, तीन वर्ता, तीन धन वर्ता, भोजन देने वाला यहाँ आएगा। तीन वर्ता, एक मुट्ठी चावल, वही उसका भावार्थ पड़ता है कि इस तीन वर्ता में, तीन वर्ता में भोजन परोसने वाला एक दिन आएगा और वो संकल्प आपको लेगा कि एक मुट्ठी चावल से महाकल्याण होगा। और वही पद यात्रा फिर आगे चल करके गौरा कलश यात्रा में छत्तीसगढ़ में प्रचलित हो गई। गौरा कलश यात्रा में हमारी माताएं बहनों ने ऐसा जबरदस्त उत्साह दिखाया, एक मुट्ठी चावल से उन्होंने आज ऐसा विशाल का अपना कोष तैयार कर लिया है जिसको हम मोबाइल माइक में नहीं बोल सकते, केवल एक आत्मसंतोष के लिए कह सकते हैं कि उन्होंने जबरदस्त काम किया। उस परिप्रेक्ष्य को और आगे बढ़ाने के लिए हम अभी जो कर्नाटक के सम्मेलन में गए थे पिछले दिनों में, अभी दिसंबर के महीने में, कर्नाटक के जिस प्रदेश में भटकल में जहां पर गोंडवाना साहित्य सम्मेलन का आयोजन हुआ था, वह प्रदेश कोंकण प्रदेश कहलाता है। कोंकण, कोया कण, गोंडों की आंख। मैंने वहां माइक पे बोला कि यह गोंडवाना का गेटवे ऑफ इंडिया है। यह कोंकण जो है गोंडवाना का गेटवे ऑफ इंडिया है। और इस परिप्रेक्ष्य में कोंकण प्रदेश को सन 2022 में महाराष्ट्र के जो पुरातत्व वेदों ने जो कोंकण प्रदेश का जो सर्वेक्षण किया, उस सिंधु घाटी की सभ्यता के पहले के चिन्ह वहां पर मौजूद थे। वहां के जो पुराविद प्रोफेसर आप्टे थे, उन्होंने उस पत्थरों को जब कार्बन डेटिंग से उसका समय निकाला तो आप चौंक जाएंगे। उस कार्बन डेटिंग से उस पत्थर का डेट निकला 50,000 साल पहले। गोंडवाना संस्कृति को हम 50,000 साल पहले ले जाकर के खड़ा कर देते हैं, जब महाभारत और रामायण का अता पता नहीं। हमारी गोंडवाना संस्कृति 50,000 साल पहले उस कोंकण प्रदेश में जो गोंडों की आंख है, जो गेटवे ऑफ गोंडवाना है, उस गेटवे ऑफ गोंडवाना में सबसे पहले वास्को डिगामा आया, उसी कोंकण प्रदेश में, और गोवा पर उसने कब्जा किया। इस प्रकार वह गेटवे ऑफ गोंडवाना है। हम अपने इतिहास को जब समेट कर देखते हैं तो पता लगता है कि हमारा जो प्रथम शंभू है वो आज से 50,000 साल पहले। इसका मतलब ही है कि आज से 50,000 साल पहले भी गोंडवाना संस्कृति उस समुद्र तट के किनारे फल फूल रही थी, और उसके बाद वह संस्कृति लौटकर मां नर्मदा के इस किनारे पर आई, और जिसको हम कोयामुरी द्वीप कहते हैं। कोयामुरी गुफा में रहने वाले मानव, कोयामरी।
इस नर्मदा घाटी के जो बड़े बड़े जो गुफागृह हैं उसमें हमारे लोग वहां से शिफ्ट होकर के नर्मदा घाटी में आए। नर्मदा घाटी में आकर के वो कोयामर्री कहलाया, कोयामर्री द्वीप के रहने, और देश का नाम कोयामर्री द्वीप कहलाया। और उसके बाद गुफा से हम बाहर आए, आकर के खेती का हम कार्यक्रम करने लगे, पशुपालन करने लगे। और पशुपालन करते 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 हम पंजाब के सतलज नदी के किनारे पहुंच गए और वहां जाकर के हमने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, कालीबंगा ऐसे पुरातात्विक अवशेष का एक चेन बिछा दिए हैं, जिसको आज पूरा विश्व जानता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो भवन निर्माण शैली है वो 5000 साल पहले दुनिया के किसी मानव में इतने गुण, इतनी चेतना, इतनी ताकत, इतनी परिपक्वता, इतनी बुद्धि नहीं थी, इतने सिस्टमेटिक ढंग से भवनों का निर्माण कर सके। भवनों का निर्माण बनाने के लिए उन्होंने गलियारा बनाया, नाली बनाया, पानी बहने के लिए कुआं, पानी बहने के लिए नाली बनी, कुएं का आविष्कार हुआ, भंडार गृहों का निर्माण हुआ। और हमने वहां सर्वप्रथम अपने मुठवा पोह की स्थापना की, जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता में जो सील मिलता है, जिसका सील आमतौर पर आप देखते हैं, जिसमें सिंह मोरधारी का व्यक्ति बैठा हुआ है, उसमें क्या लिखा है? आलकोया पारिपहांदी मुठवा पोया। यह हमारे गोंडवाना संस्कृति का गुरु मुखिया है। क्या है? गुरु मुखिया। इसका आशय जानते हो क्या हुआ? क्या होता है कि हमको अपनी संस्कृति को, अपनी धार्मिक संस्कृति को कट्टरता से अपनाना पड़ेगा। गुरु मुखिया की बात को पत्थर की लकीर की तरह स्वीकार करना पड़ेगा। गुरु मुखिया के मुख से निकली हुई बात कानून की तरह पूरे गोंडवाना समाज में लागू होना चाहिए। जिस तरह आज से 5000 साल पहले उस महामानव को हम आलकोया पारिपांदी मुठवा पोयान कहते थे, वो हमारे गुरु मुखिया थे। उनके बिना हम एक कदम भी नहीं आते। उनको इतने बड़े पावर थे कि वो शंभू शेख यानी राजा का भी नियुक्ति कर देते थे, साथ ही साथ शंभू शेख की मदद से लिंगों की भी नियुक्ति कर देते थे। इस तरह प्रथम शंभू हमारा वहां से चला गया, सेंट्रल इंडिया से, कोंकण प्रदेश से चला गया। आज हमारा कोसोडुम, जिसको हम लोग विसार चुके हैं, भूल चुके हैं, कौन है कोसोडुम, क्या है कोसोडुम? कोसोडुम हमारा पहला शंभू है। हमारा पहला शंभू गुरु मुखिया नहीं था, हमारा शंभू था, हमारा राजा था। संयुंग भू से 5 खंड धरती का वो राजा था, हमारा शंभू कोसोडुम, जिसको डिस्कवरी चैनल अगर देखा होगा तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कोसोडुम सेंट्रल इंडिया से जावा, सुमात्रा, बोनो, न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया होते हुए दक्षिण अमेरिका के शहर में सेंट स्टीफन नाम बोल रहा हूँ, सेंट स्टीफन शहर में आज उसकी मूर्ति दक्षिण अमेरिका में बनी हुई है। और आज उसको वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में उसको स्वीकार कर लिया गया है। इसको कोई विनष्ट न करे। तो हमारा कोसोडुम आज जाकर के कहाँ बैठा हुआ है? दक्षिण अमेरिका में सेंट अगस्टिन शहर में 3 नदियों के संगम में हमारे कोसोडुम का स्थान स्थापित है। प्रारंभ यहाँ से, छिंदवाड़ा से, जिसको हम क्या बोलते हैं, थोड़ा क्या देव बोलते हैं, जुन्नार देव,
जुन्नार देव ही कोसुडुम, जुन्नार देव ही कोसुडुम, जुन्नार देव ही कोसुडुम है। और टीवी चैनल में जो दिखाया गया है कि जुन्नार देव के सेंट्रल इंडिया से निकल करके कोसुडुम, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया होते हुए और वहां जा करके ठहर गया। और ठहरने के बाद पता लगा इसमें तो महासागर है, इसको कैसे पार करें। तो कोसुडुम वो पहला व्यक्ति गोंड समाज का था। हाँ, वो उसको कई नाम आ गए, जगत गुरु हो गया, विश्वनाथ हो गया, वो कई बातें हो गई। दूसरे लोग उसको हालांकि विश्व का गुरु है या विश्व का नाथ है, ये सारी बातें आ जाती है। तो आज सेंट अगस्टिन शहर में हमारा कोसुडुम स्थापित है। उसकी एक रूपरेखा जुन्नार देव में, उसकी हमको पूजा करनी चाहिए। और इस परिप्रेक्ष्य में हमको अपने मुठुआ पोए की स्थापना करनी होगी। उसकी शुरुआत के लिए दादा हीरा सिंह मरकाम के रहते हुए उन्होंने अंतिम समय में कांके ये अपना दलदल कुएं, ग्राम दलदल कुएं में अपने हाथों से मिट्टी को तोड़ करके कुदाल चला करके भूमि पूजन कर दिया है और वहां गोटुल की स्थापना कर दी है। गोटुल की स्थापना दलदल कुएं में हो चुकी है। आज की तारीख में कम से कम 2000 लोग बैठ करके इस तरह आप वहां पर हमारा प्रवचन सुन सकते हैं, आप विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। उस गोटुल को आगे बढ़ाना है और उस गोटुल से ही आपका आल पोया, पारी, पहांदी, मुठुआ पोया, वही मुठुआ पोया हमका पैदाइश होगा, चाहे बच्चे के रूप में हो चाहे बुजुर्ग के रूप में, वही पैदा होगा। और वही आने वाले समय में गोंडवाना समाज को एक नई दिशा देगा, एक नई राह देगा। और तब हम कहेंगे कि गोंडवाना संस्कृति विश्व संस्कृति की जननी। जय सेवा, जय गुलाब, राज करेगा।